ओके, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका द एसएससी वॉरियर्स में। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे, मगध के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई मगध पर कौन कौन से शासन है। और मेनली हम यहाँ पे अभी तीन के बारे में डिस्कस करेंगे और आधा आगे का जो पार्ट होगा हमारा सेकंड पार्ट में आएगा। तो अभी के बारे में जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखो मगध जो डायनेस्टी थी, यहाँ पे कई सारे रूलर आए और कई सारे लोगों ने राज भी किया। तो यहाँ पे अगर हम रूलर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मगध पर जो शासन था वो किसका था? मगध पर जो शासन था वो किसका था? बिंबिसार का। ठीक है, ये बिंबिसार आपको याद रखना। सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पर मगध की स्थापना की और मगध पर साम्राज्य मगध साम्राज्य जो था उस पर शासन भी किया। अगर हम बात करें तो भाई मगध में पहला सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंश हर्यक वंश को बोला गया है, सबसे शक्तिशाली। और इसी में एक और व्यक्ति आता है इसी में मगध साम्राज्य में। और अब अगर हम यहाँ पे बिंबिसार के बारे में बात करें तो उनका एक पुत्र था जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में भी आपको पता होगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज बता दूं, भाई अजातशत्रु जो थे इन्होंने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी कराया था अजातशत्रु द्वारा। और अजातशत्रु ने ही क्या किया था? अजातशत्रु ने ही अपने पिता की मृत्यु करी थी, जिसके बाद ये राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, उसके बाद उदयन आते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके शासन जो है आगे बढ़ता रहता है। तो पहला अगर हम बात करें तो पहला आपका हर्यक है, जैसे कि आपको पता है। दूसरा आपका शिशुनाग वंश है। और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरे पे हम बात करते हैं नंद डायनेस्टी। और फोर्थ पे आपके आ जाते हैं मौर्य साम्राज्य, क्योंकि अभी हम मौर्य साम्राज्य तक के बारे में डिस्कस करने वाले, तो ये सारा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहला हर एक राजवंश आया। ये मूल रूप से बिंबिसार के दादा द्वारा 556 ईसा पूर्व में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन वास्तविक नींव जो थी वो बिंबिसार को बोला जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई ये जो मगध था इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई, तो मगध की नींव रखी गई थी किसके द्वारा? बिंबिसार द्वारा रखी गई थी। और आप बोल सकते हो ये जो थे कौन थे? पहले राजा भी थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ये जो पुत्र थे बिंबिसार पुत्र थे भट्टिया के। ठीक है, भट्टी आप बोल सकते हो, भट्टी के पुत्र थे। बौद्ध इतिहास के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया और इनका टाइम पीरियड जो रहा 544 से लेकर 492 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, यहाँ पे मगध के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बिंबिसार का टोटल टाइम पीरियड जो हम बात करते हैं ये भाई आपका 544 से लेकर 492 तक इनका टाइम पीरियड रहा। बुद्ध के समकालीन बोला जाता है। एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा राजा है जो कि बुद्ध के समकालीन था? कौन से? बुद्ध के समकालीन था, बुद्ध के समान काल में आया था, ऐसा कौन सा राजा था? अगर हम बात करें तो भाई आपको याद रखना है 563 में इनका जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का 563 में जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल में है। और साथ ही साथ एक और चीज अगर हम आपको बताएं तो ये बेसिकली जो बिलोंग करते थे बिहार से, ये बिलोंग करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं भाई बुद्ध के समकालीन अनुयायी भी थे उनके। उन्हें महावीर का प्रशंसक भी कहा जाता है, जो उनके समकालीन थे। उनकी राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज। ये किसकी गिरिव्रज राजधानी थी? ये बिंबिसार की राजधानी थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है, फिर राजगीर भी आप बोल सकते हो। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, कौन सा? गिरिव्रज या फिर राजगृह आप बोल सकते हो, जिनके द्वारा चारों ओर से पत्थर की दीवारों से बंद हुआ करता था, मतलब घेराबंदी करके रखी जाती थी। और सिंपल सी बात है, मगध के दौरान में जिसको राजधानी घोषित की जाती थी वो हमेशा घेराबंदी में रहती थी, या फिर आप बोल सकते हो कि बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते थे, ठीक है, जिससे वहां पर जल्दी से कोई आक्रमण ना कर पाए। आगे अगर हम बात करें अवंती के राजा राजा प्रद्योत में सॉरी राजा प्रद्योत से उनकी प्रतिद्वंदिता थी, मतलब उनसे लड़ाई थी। लेकिन बाद में वह मित्र बन गए। और जब प्रद्योत पीलिया से पीड़ित हो गए तो बिंबिसार ने अपने राज चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा। अब यहाँ पे समझना कि प्रद्योत जो थे इनसे इनकी लड़ाई थी, लेकिन बाद में मित्र बन गए। मित्र बनने का मतलब एक और चीज सोचो कि यहाँ पर बिंबिसार ने अपना जो साम्राज्य था उसका विस्तार किस प्रकार किया। साम्राज्य का विस्तार देखो कुछ महत्वपूर्ण चीजों से भी होता था। जैसे हम बात करेंगे भाई फ्रेंच वगैरह जो थी वो ऐसे नहीं होती थी, विवाह के उपरांत होती थी। जैसे अगर मान लो कि किसी से हमारे को अच्छे संबंध बनाने, तो राजा उनकी पुत्री से विवाह कर लेगा तो मतलब क्या हो जाएगा? अच्छे संबंध बन जाएंगे। इस प्रकार संबंध बनाते थे। और बिंबिसार जो थे वो इसी चीज में ज्यादा विश्वास रखते थे। आपको याद रखना बिंबिसार ने एक जगह पर आक्रमण किया है, वो कौन सी है? अंग। एकमात्र जगह जहां पर उन्होंने आक्रमण किया वो थी अंग, और अंग पर आक्रमण करके वो जीते भी थे। उसके बाद जैसे आपको याद रखना है प्रद्योत जो राजा थे, जब इनको पीलिया हुआ, प्रद्योत कहां के राजा थे? अवंती के राजा थे। जब इनको पीलिया हुआ तो बिंबिसार ने क्या किया? अपने चिकित्सक को भेजा, जिसका नाम क्या था? जीवक नाम था। ठीक है, और कहां भेजा? उज्जैन भेजा। उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का उपयोग करने की प्रथा शुरू की। जैसा कि अभी आपको बताया कि भाई वैवाहिक प्रथा से जितने भी महान राजा हैं या फिर जितने भी महान साम्राज्य हैं
उनमें क्या हो जाएगा कि भाई संबंध अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं उनकी 3 पत्नियां थी बच्चों, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसकी? बिंबिसार की 3 पत्नियां थी। उनकी 3 पत्नियां कौन सी थी? एक तो कौशल देवी, कौशल के राजा की बेटी, प्रसेनजीत की बहन। चेलना, वैशाली की थी, लिच्छवी प्रमुख की बेटी, और खेमा। ये 3 थी। 3 महत्वपूर्ण याद रखनी है। कौन कौन सी आपको याद रखना है? कौशल देवी, चेलना और खेमा, 3 आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे 2 आपको लेडीज जो है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है। एक तो कौशल देवी। कौशल देवी देखो यहां से आपको याद रखना है कि कौशल देवी कौशल के राजा की बेटी और प्रसेनजीत की बहन थी बच्चों। किसकी थी? प्रसेनजीत की बहन। क्योंकि आगे ये अजातशत्रु के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रसेनजीत दोबारा आएगा, जिसमें अजातशत्रु और प्रसेनजीत की आपस में लड़ाई हुई थी। चेलना आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि देखो अजातशत्रु जो हम बात करें कि ये किसका पुत्र था? बिंबिसार को तो था ही, ये इसके पिता है, लेकिन अब वाइफ कौन है समझिएगा। वाइफ जो है वो चेलना, जिनका पुत्र था अजातशत्रु। तो बिंबिसार और चेलना का पुत्र अजातशत्रु हुआ था। और कौशल देवी जो थी, कौशल देवी कहां की थी? कौशल की थी। और कौशल देवी से जब विवाह हुआ तो कौशल के राजा ने बिंबिसार को एक जगह दी, काशी। कौन सी? काशी। अब यहां पे याद रखना है काशी के बारे में क्या बोलना है। काशी जो थी वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेस था, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें कि जनपदों में, तो उस जनपदों में काशी इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स, सबसे ज्यादा कर जो आता था वो कहां से आता था? काशी से आता था। तो जब विवाह हुआ कौशल देवी से बिंबिसार का, तो कौशल के राजा ने क्या किया कि बिंबिसार को दे दिया काशी। भाई यहाँ पे मतलब ऐसा उपहार के रूप में दिया था। किसके रूप में? उपहार के रूप में दिया था। चलो ठीक है, यहां तक हम बात करते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। जैसा आपको बताया कि प्रीवियस जो है आपको याद रखना है कि प्रीवियस में क्या हुआ, उसके बाद आपको आगे समझ में आएगा। देखो अजातशत्रु जो थे, अभी मैंने आपको बताया बिंबिसार और चेलना का पुत्र था। किसका? चेलना का पुत्र था। और कौशल देवी जो थी, कौशल देवी जो थी, इनकी वजह से उनको मिला था काशी। क्या मिला था? इनकी वजह से काशी मिला था। उसने अपने पिता की मृत्यु की। किसने किसके पिता की मृत्यु की? भाई अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु की, बिंबिसार की। किसकी? बिंबिसार की। अब जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कौशल देवी हो गई नाराज। कौशल देवी हो गई नाराज कि भाई इन्होंने बिंबिसार को मारा। अब इसी की वजह से क्या किया कि कौशल देवी ने काशी जो क्षेत्र था वो किससे ले लिया? अजातशत्रु से ले लिया। किससे बुलवाकर? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत जो था उससे बोलकर काशी छिनवा दिया। किससे? अजातशत्रु से। अजातशत्रु को भाई इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया। अजातशत्रु नहीं चाहता था कि काशी उसके हाथ से चला जाए, पर फिर भी ऐसा हुआ। अब यहाँ पे उन्होंने अपने पिता को मार डाला और शासक बन गए। और यहाँ पे बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी भी थे, क्योंकि हम बात करें कि जब पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु द्वारा राजगृह में कराया गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 483 में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा कराया गया? अजातशत्रु द्वारा कराया गया। कहां पर कराया गया? राजगृह में कराया गया। और इसी समय गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? गौतम बुद्ध की। और उसे क्या बोला जाता है? उसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कौशल और वैशाली के खिलाफ युद्ध भी जीते। किसने जीते? अजातशत्रु ने जीते। किससे? कौशल और वैशाली। तो यहाँ पे अभी हमने बात करी भाई कौशल देवी यहाँ पे कौशल से जो विजय प्राप्त की, इसने प्रसेनजीत से की। प्रसेनजीत से इसने जब लड़ाई लड़ी तो प्रसेनजीत को हरा दिया। प्रसेनजीत भाग गया वहां से। भागने के बाद उसको बदला लेना था, और बदला लेने के लिए वो वापिस आता है और किसको हरा देता है? अजातशत्रु को हरा देता है। अजातशत्रु को हराने के बाद वो क्या करता है? उसको कैदी बना लेता है, बंदी बना लेता है। लेकिन फिर वही था कि भाई प्रसेनजीत को पता था कि ये बिंबिसार का पुत्र है, तो दया भाव से उसने क्या किया? अजातशत्रु को छोड़ दिया और प्रसेनजीत से लड़ाई का संबंध जो था वो खत्म हो गया। इस प्रकार काशी जो था वो दोबारा किसको मिल गया? अजातशत्रु को मिल गया। तो यहाँ तक भी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? जहां पे जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पुट कर दीजिएगा, डेफिनेटली उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, ये जानते हुए भी कि उसकी मां लिच्छवी राजकुमारी थी, अजातशत्रु ने वैशाली के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वैशाली को पूरा बर्बाद कर दिया। साम्राज्य में मिलाने से मतलब यहाँ पे उसने क्या किया? साम्राज्य में मिलाना चाहा
और उसे 16 वर्ष तक लंबा समय लगा, मतलब यहां पर जीतने में, किसको जीतने में, लिच्छवी जो राजकुमारी थी, अजातशत्रु, मतलब आप बोल सकते हो वैशाली और कौशल जो था, इनको जीतने के लिए। अवंती के शासक ने मगध पर, अवंती के शासक ने यहाँ पर क्या किया भाई, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि भाई यहीं पे कि अवंती के शासक ने मगध पर आक्रमण करने की कोशिश की, किसके, अवंती के शासक ने मगध पर आक्रमण करने की कोशिश की। उस समय कौन था, अजातशत्रु वहां पर था। और इस खतरे को विफल कर दिया किसने, अजातशत्रु ने इसको विफल कर दिया और राजगृह की लंबी किलेबंदी शुरू कर दी। हालांकि उनके जीवन काल के दौरान आक्रमण, जितने भी आक्रमण हुए वो सारे असफल रहे, मतलब कोई भी जीत नहीं पाया। जीत गए थे, लेकिन प्रसेनजीत जीतने के बाद भी क्या हुआ कि प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को छोड़ दिया, माफ कर दिया। फिर आगे हम बात करते हैं कि भाई उदयभद्र या फिर उदयन, या अजातशत्रु के बाद आए। इनका टाइम पीरियड रहा 460 से लेकर 444 तक इनका टाइम पीरियड रहा। उदयभद्र या फिर उदयन, इनके दो नाम है, याद रखना, उदयभद्र या उदयन। ये किसके पुत्र थे, अजातशत्रु के पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। कुछ चीज याद रखना कि पाटलिपुत्र जो हम बोलते हैं, पाटलिपुत्र का और भी नाम है, इसको कुसुमपुर और पुष्पुर भी बोलते हैं। इसको पाटलिपुत्र को कहां पर स्थित है, पटना में है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख हर एक शासकों में से ये अंतिम बोल सकते हो कि प्रमुख थे, इसके बाद भी हैं, लेकिन हम बात करेंगे प्रमुख के बारे में। तो तीन है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, तो तीन आपको याद रखना है। उदयन का शासनकाल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने पाटलिपुत्र में गंगा और सोन नदी के संगम पर किला बनवाया था। एक और क्वेश्चन बन गया, कौन सा क्वेश्चन बन गया, यहां पर पाटलिपुत्र में गंगा और सोन नदी के बीच में, या फिर आप बोल सकते हो वहां पर जो किला बनवाया वो किसके द्वारा बनाया गया, उदयभद्र द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, दोनों के संगम पर किला बनवाया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र में था, जो अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पहाड़ियों तक फैला हुआ था। कौन सा, मगध। अवंती के राजा पालक के आदेश पर गुप्तचर द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अब यहाँ पे समझिएगा, अवंती के राजा ने क्या किया, एक गुप्तचर भेजा, किसके दरबार में, उदयभद्र के दरबार में बैठा हुआ है, मीटिंग चल रही है, और वहीं पर पालक जो था, जो व्यक्ति था, अवंती के राजा ने जिसको भेजा, वहां पर उसके आदेश पर उसने उदयभद्र की मृत्यु कर दी। यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर उनकी मृत्यु के बाद कौन सा वंश आता है, शिशुनाग वंश। सॉरी, शिशुनाग वंश की स्थापना अगर हम बात करें, शिशुनाग वंश की स्थापना एक मंत्री द्वारा की गई। ठीक है, मतलब शिशुनाग जो था वो क्या था कि भाई शिशुनाग जो हमारा पहला हरेक वंश था, उसके शासन काल में मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। उसके बाद हम बात करें, मगध का पहला राजा बनने से पहले वह काशी के राज्यपाल थे। अब यहाँ पे एक मंत्री जिसका नाम है शिशुनाग वंश, यहाँ पे शिशुनाग जो है, शिशुनाग के नाम पर शिशुनाग वंश पड़ा, ये याद रखना। और शिशुनाग जो थे वो एक मंत्री थे, किसके दरबार में, उदयभद्र के दरबार में, या फिर उससे पहले के जो राजा थे। मगध का राजा बनने से पहले काशी जो थे वहां के राज्यपाल के रूप में नियुक्त थे शिशुनाग। शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, कौन सी है उपलब्धि, अवंती और उसकी राजधानी थी। कौन सी, अवंती और उसकी राजधानी उज्जैन की शक्ति को नष्ट करना था। इसलिए मगध और अवंती के बीच लगभग 100 वर्ष पुरानी प्रतिद्वंदिता जो थी वो समाप्त हो गई। अवंती मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और मौर्य साम्राज्य के अंत तक ये बना भी रहा। तो यहां तक आपको क्या याद रखना है, जब शिशुनाग आया तो शिशुनाग मंत्री था, किसका मंत्री था भाई, वो दरबार में मंत्री था हर एक वंश के। काशी जो क्षेत्र था, काशी में राज्यपाल के रूप में नियुक्त था। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि अवंती के बीच में, हर एक वंश में भी हमने देखा कि अवंती के बीच में काफी लंबे दौर से क्या थी कि भाई लड़ाई चल रही थी, और उस लड़ाई को उसने खत्म किया, किसने, शिशुनाग ने, और अवंती को मगध में मिला लिया। ठीक है, तो अब हमारे को बात करनी है किसके बारे में, नंद वंश के बारे में। तो देखो नंद वंश में अगर आपको याद रखना है तो क्या याद रखेंगे, महापद्मानंद के बारे में याद रखेंगे। तो देखो महापद्मानंद जो थे ये राजा कैसे बने, ये भी हम बात करेंगे। पहले कुछ और चीजें भी समझ लो कि महापद्मानंद से पहले जो हमने बात करी भाई शिशुनाग वंश में भाई इनका जो अगला पुत्र बना था वो कालाशोक बना था। बच्चों कौन, कालाशोक यहाँ पे अगला पुत्र बना था। और कालाशोक ने सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अगर हम बात करें तो वो कौन सी भाई, 383 ईसा पूर्व में इन्होंने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। कौन सी, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था पाटलिपुत्र में। कालाशोक के दौरान क्या हुआ कि कालाशोक के दौरान में उनका जो साम्राज्य था
या फिर बोल सकते हो कि आपस में लड़ाई की वजह से, उनके साम्राज्य में लड़ाई की वजह से कालाशोक की हो गई मृत्यु, कालाशोक खत्म। कालाशोक खत्म होने के बाद नंद वंश आया और नंद वंश में पहले राजा बने महापद्मानंद। इन्हें यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या याद रखनी है कि महापद्मानंद को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट बोला जाता है। कारण आपको बताऊंगा बिल्कुल। ऐतिहासिक सम्राट क्यों बोला जाता है? क्योंकि महापद्मानंद को क्षत्रियों का नाशक बोला जाता है, अभी क्षत्रियों को नष्ट करने वाला बोला जाता है, ये उपाधि मिली हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, आपको जो भी हम आगे पढ़ेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनको भारत के पहले सम्राट के रूप में कंसिडर किया जाता है। भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर भारत के ऐतिहासिक सम्राट अगर हम बात करें तो भाई कौन से बोले जाते हैं? महापद्मानंद बोले जाते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य को पहले सम्राट के रूप में कंसिडर किया जाता है। पहले तो हमने बात करी मगध, हर्यक वंश के बारे में बात कर रहे थे, बिंबिसार भी आया, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि भारत का पहला जो प्रमुख सम्राट बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे हम बात करते हैं कि भाई जैसे आपको बताया कि महापद्मानंद ने, अब जब वहां पे कालाशोक के दरबार में या फिर आपसी मतभेद की वजह से जो भी लड़ाइयां हुई, तो उसमें महापद्मानंद ने फायदा उठाया, उसने कालाशोक को मारा। कालाशोक को मारने के बाद ये राजगद्दी पर बैठ गया, और राजगद्दी पर बैठने के बाद इनकी जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि हमारे को पता है कि भाई हमेशा से ही हमारे में रूल चलता हुआ आ रहा है, भाई क्षत्रिय जो है वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। ठीक है, लेकिन महापद्मानंद, कुछ ग्रंथों के अनुसार ऐसा बोला गया कि यहां पर ये जो थे, ये किसके पुत्र थे? शूद्र के। शिशुनाग राजा की शूद्र स्त्री का पुत्र था कौन? महापद्मानंद। कुछ जैन ग्रंथ के अनुसार, यूनानी लेखक कार्टियस के अनुसार वह एक नाई का पुत्र था। तो हमारे को ये नहीं पता कि एक्चुअल में वो पुत्र किसके थे। ठीक है, क्षत्रिय तो नहीं थे, ये तो हमारे को पता है। आगे हम बात करते हैं। इस प्रकार नंदों के अधीन, सेकंड राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, इस प्रकार नंदों को अधार्मिक, या फिर आप बोल सकते हो वह जो धर्म के मानदंडों का पालन नहीं करते थे वो माना जाता था। क्यों? क्योंकि भाई ये तो शूद्र थे, या तो ये वैश्य थे, और हमारे ग्रंथों के अनुसार तो भाई क्षत्रिय ही राजा बनेगा। आगे हम बात करते हैं, और यहाँ पे नंदों को यहाँ पे अनंतकुल या फिर अज्ञात वंश से संबंधित बताया गया है। उसका शासनकाल 28 वर्षों तक चला, नंदवंश का, और यहाँ पे इसको बोला गया है सर्व क्षत्रियांतक, क्षत्रियों को नष्ट करने वाला। इसको एक और उपाधि मिली है, एकराट सम्राट की। किसकी? यहाँ पे एकराट सम्राट की इसको उपाधि भी मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, और साथ ही साथ इसने कुरुक्षेत्र से लेकर दक्षिण में गोदावरी घाटी तक, और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में नर्मदा नदी तक अपने साम्राज्य का इसने विस्तार भी कर लिया था। उन्होंने कई राज्यों पर जीत भी हासिल की। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध इनका कलिंग का था, और कलिंग को भी इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इनके बाद जो आपका आता है धनानंद आता है, ये धनानंद है बच्चों। ठीक है, धनानंद है ये आखिरी शासक। धनानंद को बोला जाता है, जिनको जनराम्स की उपाधि भी दी गई है, जनराम्स के नाम से भी जाना जाता है। जब ये राजगद्दी पर बैठे तो इनके पास सेना बहुत जाती थी, लगभग 2 लाख सेना थी इनके पास, 20,000 घुड़सवार थे, 30,000 हाथी और 2,000 रथ थे, तो बहुत बड़ी सेना थी। अब यहाँ पे इसका अंत का कारण भी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि एक होता है ना ईगो वाला व्यक्ति जो होता है, वो था ये। कर को वसूल करने के लिए दमनकारी नीतियां अपनाता था। चाणक्य की जब इसने इंसल्ट की अपने दरबार में, तो चाणक्य ने उसका बदला लेने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो कि धनानंद को हरा दे। और उन्होंने किसको ढूंढा? उन्होंने ढूंढा चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने पूरी तरह से प्रशिक्षित किया, और 321 ईसा पूर्व में उन्होंने क्या किया कि धनानंद को हरा दिया। और धनानंद को हराने के बाद 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। एक और चीज आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछा जाता है अलेक्जेंडर के बारे में, सिकंदर के बारे में। ये क्वेश्चन आता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल के दौरान किया था? तो धनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण किया था। इसका सेनापति सैल्यूकस था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विवाह किया था सैल्यूकस की बेटी से किया था। सॉरी, अलेक्जेंडर जो पुत्र था किसका था? फिलिप का। 326 में आक्रमण करता भारत में। उस समय उत्तर पश्चिमी भारत को तक्षशिला, पंजाब, गांधार आदि जैसे क्षेत्र थे, वो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभाजित थे। और अलेक्जेंडर जो चाहता था वो जीत हासिल करना चाहता था, और जिसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली उसको युद्ध नहीं करना पड़ा, और जिसने अधीनता स्वीकार नहीं करी उसको युद्ध करना पड़ा। हम एग्जाम्पल के लिए कर सकते हैं किसका?
पोरस का युद्ध। जब पोरस की लड़ाई हुई सिकंदर से, तो उस समय सिकंदर जो था उसको पोरस को हराने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा हो रही थी। झेलम नदी के पास ये युद्ध हो रहा था, जिसकी वजह से जो उसकी सेना थी वो नदी पार करने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रही थी। जैसे तैसे उसने पोरस को हराया। कब हराया? 326 में हराया। और इसे हाइडास्पेस का युद्ध बोला जाता है। कौन सा? हाइडास्पेस का इसे युद्ध बोला जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आगे जाके यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है 323 में। किसकी मृत्यु हो जाती है? सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कहां पर मृत्यु हो जाती है? बेबीलोन में, ठीक है। अब जब यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है तो आगे हमारा कौन सा आता है? मौर्य साम्राज्य आ जाता है बच्चों। कौन सा? मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य हम अपनी अगली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। होपफुली की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास गाइस।